अस्सलाम वालेकुम। पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा मसला, एक बहुत बड़ा कंसर्न जो हमारे पेरेंट्स को आता है वो ये है कि बच्चों का जो झगड़ा होता है, जो रोज़ाना का झगड़ा होता है, और वो दिन में कोई एक बार नहीं होता, बहुत बार होता है। और इससे बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। और वो कुछ पेरेंट्स जो हैं उनको समझ नहीं आती कि इसको कैसे ख़त्म करें। कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो इस चीज़ को ऐसे भी ले रहे होते हैं कि वो कंपेयर कर रहे होते हैं कि दूसरे के बच्चे नहीं लड़ रहे, हमारे बच्चे लड़ रहे हैं। सबसे पहले बच्चों के झगड़े के बारे में 2-3 बातें हैं जो क्लियर कर लेनी चाहिए कि नंबर 1 कि बच्चों का जो झगड़ा होता है वो कंप्लीटली नॉर्मल होता है। बहन भाई जब आपस में लड़ते हैं तो दैट्स नॉर्मल, बिकॉज़ इसके पीछे एक ही रीज़न होती है वो क्यों लड़ते हैं, बिकॉज़ दे आर सिबलिंग्स, दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और बहन भाई हमेशा आपस में उनके दरमियान में छोटी छोटी बात पे वो ऑल द टाइम इकट्ठे रहते हैं, इसलिए वो उनके दरमियान में लड़ाई होती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो बच्चे, जब आप कहते हैं कि किसी दूसरे का बच्चा नहीं लड़ता, हमारे ज़्यादा लड़ते हैं, क्योंकि जब आप किसी दूसरे के घर जाते हैं तो उस टाइम उसका बच्चा जो होता है वो एट द बेस्ट बिहेवियर होता है। जैसे आपके घर कोई आता है और आप अपने बच्चों को कहते हैं कि अभी मेहमान आ रहे हैं, अभी आराम से बैठना है, आराम से, अब कोई काम ख़राब नहीं करना। इसी तरह दूसरे बंदे ने भी, दूसरे शख्स ने भी अपने बच्चों को ऐसे ही कहा होता है। तो वो जो घंटा या 2 घंटे आप किसी के घर जाते हैं और आप देखते हैं कि दूसरे के बच्चे नहीं लड़ रहे, इट डज़न्ट मीन कि वो लोग लड़ते नहीं हैं। बच्चों का झगड़ा एक बेसिक सी चीज़ है, लेकिन इस पे पेरेंट्स इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और वो क्यों होते हैं? वो डांट डांट के हो जाते हैं। बच्चे घर में हैं, छुट्टी है अगर, तो वो सुबह से लेके शाम तक, सुबह बेड से उठने से लेके शाम बेड में जाने तक इतनी बार लड़ते हैं, और हर बार पेरेंट को, मदर को या फादर को जाके इंटरवीन करना पड़ता है और डांटना पड़ता है। और लेट्स से कि अगर बच्चे दिन में 10 बार लड़ते हैं तो आप 10 बार जाके उनको डांटते हैं। अब बच्चों का 10 बार लड़ना तो कंप्लीटली नॉर्मल है, लेकिन आपका 10 बार डांटना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ना आपके लिए ना आपके बच्चे के लिए। बच्चों की लड़ाई की वजूहात में आ, सबसे पहले जो है, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि कोई भी वजह और डिस्कस करने से पहले एक चीज़ जहन में रख लेनी चाहिए। एज अ मुसलमान हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें जो शैतानी वसवसा है उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बच्चों में अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, इट मीन्स द वसवसा इज स्टिल एक्टिव देयर। सो आप उससे प्रोटेक्शन सीख करें अल्लाह की। आप अपने बच्चों के ऊपर आयतल कुर्सी एंड कुल पढ़कर फूंका करें दिन में जितनी बार, और स्पेशली उस बार, उस टाइम नहीं जब आपके बच्चे लड़ रहे हैं। जब आप देख रहे हैं कि मेरे बच्चे खेल रहे हैं या बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, उनके ऊपर उसी टाइम पढ़कर फूंके। और ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे के पास हों और उनके ऊपर पढ़ के ही फूंकें। आप अपना काम कर रही हैं, आप अपने बच्चों के लिए पढ़ती रहें। ये चीज़, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। शैतानी वसवसा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी वजह लड़ाई की या झगड़े की बच्चों में क्यों है? क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग सुस्ती करते हैं। जैसे नॉर्मल एग्जांपल ले लें, कभी कोई असाइनमेंट हो या कभी कोई काम हो, उसकी कोई ड्यू डेट है, तो हम उसको लटकाते रहते हैं एंड उसको घसीट घसीट के बिल्कुल एंड पे ले जाते हैं कि जिस दिन वो ड्यू डेट आती है या उसके करीब जाके हम काम करते हैं। शैतान अपना एक मिनट नहीं ज़ाया करता। जो ही बच्चा पैदा होता है वो तब से उसके कान में विस्पर्स स्टार्ट कर देता है, उसके कान में अपने वसवसे डालना। और ये बहुत ही सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि एक बच्चा जो बिल्कुल कुछ दिनों का है या कुछ माह का है, उसके दिल में या उसके कान में वो कौन से वसवसे डाल रहा है, जस्ट टू रिकग्नाइज, जस्ट टू फेमिलियराइज हिज वॉइस विद दैट चाइल्ड। शैतान ये काम शुरू कर देता है। लेकिन हम, क्योंकि अपने बच्चों के साथ वो काम नहीं स्टार्ट करते कि हमने अपने बच्चों की प्रोटेक्शन कैसे कब से सीख करनी शुरू करनी है, हम उसमें देर करते रहते हैं। इवन बहुत सी मदर्स जो हैं या फादर्स भी, ये सिर्फ मदर की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो अपने बच्चों के ऊपर कुछ पढ़ के फूंके, ये फादर की ज़िम्मेदारी भी है कि आप बहुत सी मदर्स को जब आप कहते हैं तो वो नहीं कर पाती। और
क्योंकि वो कामों में ऐसे घुम जाती हैं। हालांकि पढ़ने के लिए आपको कहीं बैठना ज़रूरी नहीं है, आप काम कर रही हैं, आप काम के दौरान पढ़ती रहें। पेरेंटल साइकोलॉजी को क्योंकि हम कुरान मजीद में से देख रहे हैं, इसलिए इसमें जो दो एग्जांपल्स आपको सिबलिंग राइवलरी की मिलेंगी, वो बेस्ट एग्जांपल एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई, और एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबील एंड काबील की मिलती हैं। और ये अल्लाह ताला ने इसलिए आजमाइशें अपने नबियों पर बहुत सख्त डाली, ताकि एक आम इंसान जब किसी आजमाइश से गुजरे तो उसको उसकी हर आजमाइश का हल कुरान करीम से और अपने नबियों पैगंबरों की ज़िंदगी से मिले। और उसकी वजह यह है कि जैसे आप कहते हैं कि मेरा बच्चे बहुत लड़ते हैं आपस में, और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ या मैं आपको कुछ कहूँ कि हाँ मेरे बच्चे भी लड़ते हैं और मैं उसके लिए ये करती हूँ, तो हो सकता है आप मुझे ये कहें कि नहीं, आप मेरी सिचुएशन समझ नहीं सकती क्योंकि आपकी और मेरी सिचुएशन डिफरेंट है, मेरी सिचुएशन ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आप ये काम कुरान के साथ नहीं कर सकते। कुरान में डिफ़िकल्ट तरीन और एक्सट्रीम तरीन सिचुएशन रिकॉर्डेड है, तो आप नहीं कह सकते कि मैं इससे बाहर चली जाऊंगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों की सिचुएशन को आप देखें तो कोई इमेजिन कर सकता है कि बच्चों के झगड़े या बच्चों की जेलसी जो है आपस में, बहन भाइयों की जेलसी इस हद तक पहुंच जाए कि एक मैच्योर भाई, जिसको आप कह सकते हैं कि वो 18-20 साल का होगा या 25 साल का होगा, वो अपने 10 साल के भाई को पकड़ के किसी कुएं में फेंक गए। अब आपके बच्चे जो हैं वो लड़ रहे हैं या वो घर में जैसे भी चीज़ें चलती हैं, आप क्या कर सकते हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए? सबसे पहले, जैसे शैतान अपना एक मिनट ज़ाया नहीं करता और अपना काम शुरू कर देता है, आप भी अपने बच्चों के साथ बचपन से एक काम शुरू कर दें। नंबर वन, अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन सीख करें, अल्लाह ताला से मदद मांगे और अल्लाह ताला से पनाह मांगे शैतान की। नंबर टू, अपने बच्चों में बहन भाइयों का प्यार डालने के लिए उनसे बात किया करें। और ये बात उस टाइम नहीं किया करें जब उनके दरमियान में लड़ाई हुई है, मसलन दो बहनों की, दो भाइयों की या बहन भाई की आपस में लड़ाई हो गई है और आप अब उनको लेक्चर दे रहे हैं कि देखो ये बहन है तुम्हारी है, ये भाई है, ये तुम मतलब बहुत प्यार करते हैं बहन भाई आपस में, बहन भाइयों को ऐसे रहना चाहिए। जब लड़ाई होती है या जब एक बच्चा गुस्सा में होता है, उस टाइम उसके ऊपर आप 20 मिनट का लेक्चर दे लें या 30 मिनट का दे लें, उस पर उसका कोई असर नहीं हो रहा होता। द बेस्ट टाइम इज़ जब वो आपस में अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, जब वो आपस में अच्छे तरीके से बैठ के बातें कर रहे हैं। आपने उस टाइम भी उनको लेक्चर नहीं देना, आपने बस एक छोटी सी चीज़ कहनी है, मे बी गुजरते हुए पास से, कि वाह मेरे बच्चे बहुत अच्छे खेल रहे हैं माशाल्लाह, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे आपस में इस तरह से बैठ के खेलते हैं। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ या करता हूँ जब मैं अपने बच्चों को इस तरह से देखता हूँ। आपके बच्चे बैठ के इकट्ठे पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं और आपने उनको देखा है, आप अपने आपस में, पेरेंट्स हैं, माँ या बाप है, कोई भी एक, लेट्स से अगर बाहर से फादर आए हैं अंदर और उन्होंने देखा है कि बच्चे खेल रहे हैं, तो वो मदर के साथ बोलें कि मुझे अपने बच्चों की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो बहुत अच्छे तरीके से बैठ के खेलते हैं। जब बच्चों को पता चलता है कि एक चीज़ है जिस पर मेरे माँ बाप मुझ पर बहुत प्राउड फील करते हैं, मुझे बहुत वो उनको ये अच्छी लगती है, तो फिर वो इस चीज़ को अपने अंदर डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर एक चीज़ होती है, वो अपने माँ बाप का हमेशा प्यारा रहना चाहता है, वो अपने माँ बाप की मोहब्बत को बहुत ज़्यादा लेना चाहता है। और ये फिर सभी बच्चे करना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये चीज़ है, क्योंकि जब स्पेशली जब आप आपस में बात करते हैं और उनको बताए बगैर या वो ओवरहर्ड कर रहे हैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, ये चीज़ उनको जेन्युइन लगती है कि मेरे माँ बाप को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और हमने ये करनी है। इसी में आगे एक और बात है कि आप अपने बच्चों को बहन भाइयों के प्यार के बारे में बता रहे हैं, तो आपको खुद रोल मॉडल होना चाहिए। आप अपने बच्चों को ऐसी एडवाइस नहीं दे सकते अगर आप पिछले 6 साल से अपने किसी बहन या भाई भाई से आपने बात नहीं की, या आपके घर में ऑल द टाइम आपके बहन भाइयों का गिला होता रहता है,
या उनकी बुराई होती रहती है, या उनकी छोटी छोटी गलतियों पर डिस्कशन होती रहती है कि उसने ये किया, उसने वो किया। आप अपने बच्चों को फिर इस तरह की एडवाइस नहीं दे सकते। फिर जब आपके बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, स्पेशली जो बड़े बच्चे होते हैं जो टीन एज में चले जाते हैं, और आपके एक या दो बच्चा ऐसा है जो भी बहुत छोटा है, 5 साल का है, 6-7 साल का है, उन बच्चों में, बड़े बच्चों में इस चीज़ की जो है, इस चीज़ को आप उनको एजुकेट करें, उनको बताएं कि बहन भाई कितने ज़रूरी होते हैं। ये फ्रेंड्स जो होते हैं, ये जो दोस्त होते हैं, ये समटाइम्स आप दुनिया में जब कहीं मूव कर जाते हैं, या आपकी जॉब चेंज हो गई, आपकी शादी हो गई, आपका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया, आपके फ्रेंड्स से कांटेक्ट ख़त्म हो गया, कोई इतनी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करता, कोई एक या दो दोस्त ऐसा होता है जो आपके साथ योर लाइफ टाइम चलता है, लेकिन आपके बहन भाई हमेशा वहाँ पर होते हैं। इवन आप बहुत नाराज़ भी हों तो आपकी तकलीफ़ सबसे ज़्यादा आपके बहन या भाई को होती है, और वो उसी तरह से होती है जब आप राज़ी थे तो उस टाइम उसको होती थी। ये चीज़ें अपने बच्चों को, ये कहानियाँ, अपनी स्टोरीज़, अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने बच्चों को बताते रहना चाहिए, और बचपन से ही बताते रहना चाहिए। और इस तरह से नहीं बताना चाहिए कि बच्चे को पता चल रहा हो कि ये मेरे ऊपर कुछ इम्पोज किया जा रहा है या मुझे कोई लेक्चर दिया जा रहा है। ये नॉर्मल रूटीन में बताना चाहिए। जब आप बैठें अपने बच्चे के साथ कोई बात करें तो बस छोटी सी बात, ताकि उसको पता चले कि अच्छा ये डिफरेंट हो रही है। अगर आप इसको रूटीन बना लेंगे डेली की, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो 1 मिनट में समझ जाते हैं कि ये चीज़ अब मेरी मदर ने या मेरे फादर ने एक रूटीन बना ली है, दिस इज़ समथिंग, ये मुझको इंजेक्ट करना चाह रहे हैं मुझ में। बच्चों की फ़ाइट तो होती है, ये तो हो गया कि बच्चों की फ़ाइट जो है उसको आप रोक नहीं सकते, इट्स इनेविटेबल, इसने होना है और ऑल द टाइम होना है। और दिन में स्पेशली जब बच्चे इकट्ठे होते हैं छुट्टी में, तो दिन में बहुत बार फाइट्स होती हैं। सुबह इतनी छोटी सी चीज़ पे फाइट शुरू हो जाएगी। अब उस फाइट को आपने तोड़ना कैसे है, उस फाइट को आपने ख़त्म कैसे करना है। हम क्या करते हैं, जब भी कोई फाइट होती है बच्चों के दरमियान में, तो हम वहाँ पर एज अ पुलिस ऑफिसर जाते हैं, गुस्से में, ठीक है, और एक अथॉरिटी के साथ जाते हैं, और जाके पूछते हैं कि क्या हुआ, हाँ जी बताएं क्या हुआ। वो जो हमारा तरीका होता है, क्योंकि पहले से भी ऐसे ही चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि आप जब भी जाते हैं तो उसके बाद डांट पड़ती है या कुछ केसेस में मार पड़ती है, बच्चों के अंदर एक खौफ मुब्तला हो जाता है। और जब आप पूछते हैं कि क्या हुआ, तो आपने नोटिस किया होगा कि कोई बच्चा भी नहीं मानता कि मैंने क्या किया। एक दूसरे की तरफ उंगली उठा देते हैं कि इसने पहले किया, वो कहेगा कि इसने पहले किया। और ये वजह इसके पीछे क्या होती है, वो खौफ होता है, वो डांट का खौफ होता है जो आपने इसके फौरन बाद उनको दे देनी है। इसका बेस्ट तरीका बच्चों की लड़ाई ख़त्म करने का, बच्चों की जब वो लड़ रहे हैं तो उनकी झगड़ा जो है वो तोड़ने का, वो एक बेस्ट तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, इसको मैंने इसका मैं इसको एक्सपीरियंस किया है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। और उसकी आपका बहुत सा काम जो है वो ख़त्म हो जाता है, आपकी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपको डांटना जो है ना वो नहीं पड़ता इसके अंदर। झगड़ा ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि झगड़ा होता क्यों है। झगड़ा किसी खिलौने पे हो रहा है, किसी चीज़ पे हो रहा है, या किसी ने किसी को मारा और उसके रिटर्न में उसने उसको मारा, ये तो बहुत सी ऑब्वियस सी चीज़ है जो नज़र आ रही होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो नज़र नहीं आते, और 99% ऑफ द टाइम बहन भाइयों में जो झगड़े होते हैं वो इस वजह से होते हैं, और वो नॉन फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं। आपका कोई जेस्चर या आपका कोई वर्ड। और ये जो जेस्चर्स और वर्ड्स होते हैं ये ज़्यादातर बड़े बहन भाई इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ड्स छोटे बहन भाइयों के, क्योंकि कोई वर्ड जिससे उसको चिढ़ होती है, कोई जेस्चर जिससे उसको चिढ़ होती है। अब ये बहन भाइयों को पता होता है, क्योंकि वो स्कूल में भी साथ होते हैं, स्कूल से वापसी पे अगर वो कोई किसी वैन या रिक्शा में आते हैं तो वो तब भी साथ होते हैं। अगर वो घर में खेल रहे हैं, ट्यूशन पे हैं, कुरान पढ़ने जाते हैं, वो हर जगह साथ होते हैं। उनको कुछ ना कुछ चीज़ मिल जाती है छोटे बहन भाई को तंग करने के लिए। और वो फिर मारने की बजाय उनको उस तरह से तंग करते हैं। और छोटा बहन भाई जो होता है वो, क्योंकि अभी इतना उसके अंदर इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती कि वो भी कुछ ऐसी ही चीज़ यूज़ कर ले, वो फिर रिएक्शन में या चीखता है, मारता है, या रोता है।
इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा फ़ाइट फ़िज़िकल एलिमेंट्स की वजह से नहीं होती, बहुत बार इट्स नॉन फ़िज़िकल, और उस नॉन फ़िज़िकल को भी समझना उतना ही ज़रूरी है। एक जेस्चर या एक वर्ड और एक थप्पड़ बिल्कुल बराबर होते हैं। आप कभी भी बच्चों को ये ना कहें कि उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा या उसने तुम्हें मारा नहीं है, तुमने क्यों मारा है। जो जेस्चर उसने दिया है वो उस थप्पड़ से भी बड़ा हो सकता है उसके लिए, उस छोटे बच्चे के लिए। तो इसको तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है, और इसको समझने के बाद अब बात आती है कि आपने फ़ाइट को ख़त्म कैसे करना है। जब आपको ये चीज़ें सारी आपके माइंड में होंगी, आपको पता है कि ये चीज़ें मेरे बच्चे कर सकते हैं, तो फिर आप फ़ाइट कैसे ख़त्म करें। जब बच्चे लड़ते हैं, लड़ रहे हैं, आपको आवाज़ आई है या आपके पास दोनों आ जाते हैं रोते हुए, तो सबसे पहले उनको अलग करें, काम डाउन करें। ठीक है, काम डाउन करने उनको बिठाएं कहीं भी, कुर्सी पे, चारपाई पे, बेड पे, और उनको बोलें कि बस काम डाउन हो जाओ। हो सकता है बच्चे चीख रहे हों, एक दूसरे को कुछ कह रहे हों, रो रहे हों, और बच्चे काम डाउन नहीं होते। और इसको काम डाउन कराने का बेस्ट तरीका ये है कि उनको बोलो कि जो बच्चा पहले काम डाउन हो जाएगा, जो बच्चा पहले खामोश होगा, रोना ख़त्म करेगा, मैं सबसे पहले उसकी बात सुनूंगी। तो अब बच्चे जो हैं उनको 2 मिनट दें, वो ख़त्म हो गया उनका रोना धोना, अब वो बैठ के हैं। अब आप बात सुने, जो भी पहले चुप हुआ है उसकी बात सुने, और उससे आप पूछें कि क्या हुआ है। उस बस इसके अलावा उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछिए आप सिर्फ ये पूछें कि क्या हुआ है। वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाएगा। उसकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद आपने कुछ भी नहीं कहना, और दूसरे बच्चे की तरफ जाके उससे पूछना है कि क्या हुआ, तुम मुझे बताओ क्या हुआ। अब वो भी अपनी पूरी स्टोरी बताएगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि समटाइम्स आपको एक स्टोरी बहुत जेन्युइन लग रही होती है। समटाइम आपको आपके सामने झगड़ा होता है और एक स्टोरी सुनने के बाद आपको भी वही चीज़ पता होती है। जैसे मैंने कहा, नॉन फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं। हो सकता है आप सोफे पे बैठे हैं, सामने बच्चे आपके बैठ के खेल रहे हैं, और आपने देखा है कि छोटे वाले ने बड़े को मारा है, बड़े ने कुछ किया नहीं था। अब बड़े वाला बात सुना रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं ये फ़लाँ काम कर रहा था और इसने मुझे मारा है। ये स्टोरी आपको बहुत जेन्युइन लगेगी क्योंकि आपने भी कुछ ऐसा ही देखा है। वो जेस्चर या वो वर्ड आपने नहीं देखा। लेकिन कभी भी इसके ऊपर जजमेंट पास नहीं करें। क्यों? क्योंकि ये जजमेंट कभी भी एक स्टोरी सुन के, एक साइड, वन साइड ऑफ द स्टोरी सुन के नहीं पास करनी चाहिए। हमेशा दोनों साइड्स सुन के करनी चाहिए। कुरान मजीद में इसके बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आपको वाक़या पता होगा, जिसमें उन्होंने 2 आदमियों को लड़ते हुए देखा। एक उनके अपनी ट्राइब का था, और एक जो है वो आले फ़िरऔन में से था, और वो उन्होंने देखा कि ये दोनों लड़ रहे हैं, और उनको देख के ये लगा, ज़ाहिर है कि जो उनका जो आदमी है उसके ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है बनी इसराइल के जो लोग थे वो स्लेव्स थे। तो एक उनके अंदर मतलब ये था कि इन्हीं पर हमेशा ज़ुल्म होता है। तो हज़रत मूसा ने इतनी ज़ोर से उसको पंच किया दूसरे को कि वो बंदा वहीं पर जहाँ बहक हो गया। अब वो बंदा जब मर गया, तो साथ ही विद इन सेकेंड्स हज़रत मूसा को रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने विदाउट एन आस्किंग एनीथिंग ये काम किया है। और हज़रत मूसा, कुरान मजीद में ये रिकॉर्ड, हाजा मिन अमल शैतान, कि ये शैतान का अमल है, ये मुझसे शैतान ने करवाया है। तो हमेशा जो जजमेंट होती है वो दोनों टू साइड्स को सुन के देनी चाहिए। तो बैक टू द स्टोरी, कि आपने एक बच्चे की बात सुनी, अब आपने दूसरे बच्चे की बात सुनी, और डेफिनेटली आपको 2 एक्सट्रीमली डिफरेंट स्टोरीज पता चली होंगी, जिसमें दोनों जो हैं वो दूसरे पे ब्लेम डाल रहे होंगे, अपना अपना नहीं ले रहे होंगे। ये स्टार्ट में होगा, लेकिन अगर आप अपनी पॉलिसीज़ ऐसे रखते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चों को पता चलेगा कि आप डांटते नहीं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये किया था, उसने फिर आगे ये ज़्यादा कम कर दिया। जब आपने दोनों साइड की स्टोरी सुन ली है, आप नहीं डांटें। आप उनको कहें कि आपकी दोनों की स्टोरीज बहुत डिफरेंट है। अब मैं किसी को डांट नहीं सकती। पहले की तरफ आएँ कि आपने कहा है कि उसने मेरे साथ, उसने मुझे कुछ जेस्चर दिया है या कोई वर्ड बोला है या उसने मुझे पहले मारा है।
तो आप दूसरे बच्चे को बोलें कि अगर आपने ऐसा किया है तो ये बहुत बुरी बात है, आपका भाई है या बहन है, इस तरह नहीं करना चाहिए आपको। आपको कोई चीज़ लेनी है तो उसका ये अप्रोप्रिएट तरीका है। दूसरे बच्चे को कहें कि आप ये कह रहे हैं कि इसने ऐसे किया है, तो आप पहले बच्चे को बोलें कि अगर आपने ऐसा किया है तो ये गलत है। अगर उसने आपको पहले मारा था तो आपको मेरे पास आ जाना चाहिए था। आप मुझे आके बताते कि उसने मेरे साथ ऐसे किया है, तो फिर तो मैं बीच में इंटरवेंशन करती। लेकिन अब मसला ये है कि अब आप दोनों यहाँ बैठ जाएं, और जब तक आप अपने आप को, अपने मसले को सुलझाएंगे नहीं, आप यहाँ से नहीं उठेंगे। सो फिक्स योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन कम टू मी। अब बच्चे शुरू में हो सकता है कि बड़ा मुंह फैला के बैठे हों कि हमने नहीं एक दूसरे के साथ सुलह करनी, और वहीं वहाँ पे भी बैठे आप शायद ये एक्सपीरियंस करें कि वहाँ भी वो आर्ग्यू कर रहे होते हैं एक दूसरे को, नहीं तुमने किया था, तुमने किया था। और हो सकता है वहाँ पे एक छोटी सी फाइट फिर भी हो जाए। लेकिन आपने अपनी पॉलिसी के साथ कंसिस्टेंट रहना है। पेरेंटिंग की एक सबसे बड़ी टिप है, और जो आपकी मतलब आपकी सक्सेसफुल पेरेंटिंग की, कि बी कंसिस्टेंट विद योर पॉलिसीज एंड विद योर वर्ड्स एंड विद योर एक्शंस। बच्चों को जब ये पता चलता है कि हमारी अम्मी गुस्से में या अब्बू गुस्से में कुछ बोल देते हैं और बाद में उनको याद नहीं रहता, या बाद में वो उसको कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, बच्चे कभी भी नहीं आपको सीरियस लेते। लेकिन जब उनको पता है कि हमारे अम्मी या अब्बू ने एक बात बोल दी, फिर वो होगी, तो फिर बच्चे उसको सीरियस लेते हैं कि ये कोई चीज़ ऐसी ना कह दें कि हमें जो है ना यहाँ सारा दिन बैठना पड़ जाए। इसलिए हमें जल्दी जल्दी यहाँ से अपने आप को फिक्स करके उठ जाना चाहिए। और ज़ाहिर है बच्चों ने अपने आप को फिक्स मैक्सिमम घंटे डेढ़ के लिए, फिर लड़ाई हो जाएगी। डजंट मीन कि वो आज फिक्स करेंगे तो अगला पूरा महीना लड़ाई नहीं होगी। लेकिन इससे क्या होगा, इससे एक सबसे बड़ा कि आपकी जो डांट है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होगी, और बच्चों के अंदर एक डांट खा खा के जो एक ढिठाई आ जाती है और एक जो आपसे दूरी आ जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप आपका, आपके बच्चे का और आपस में बहन भाइयों का डेवलप होता है, क्योंकि आप किसी को डांटते नहीं किसी दूसरे की वजह से। इसलिए अब उनको पता है कि जो कुछ हम करते हैं हम खुद ही करते हैं, हम खुद फिक्स करते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है लड़ाई ख़त्म करने का, और ये कोई सिर्फ किताबी तरीका नहीं है, इसको मैंने आजमाया हुआ है। और ये आपको इतना रिलैक्स कर देता है कि फाइट की आवाज़ आई है अब, मतलब आपको फील भी नहीं होता, आपको वो नॉर्मल लगती है। लेकिन अगर हर फाइट पे जाके आपको लड़ना पड़े उनके साथ, उनको डांटना पड़े, उनसे चीज़ें छीन के देनी पड़े, दैट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। और वो आपको फ्रस्ट्रेट करता है, और वो आपकी बाकी ज़िंदगी पे भी असर करता है। फिर आप वापस किचन में आते हैं उसी गुस्से में, फिर आपको काम भी ज़्यादा लग रहे होते हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी मुतासर होती है। कुछ बच्चे प्रॉब्लमैटिक होते हैं, वो जब बोर हो रहे होते हैं ना, तो उन्होंने उस टाइम लड़ना होता है। वो अपने किसी बहन भाई को तंग करना होता है या आपको आके तंग करना होता है। तो बच्चे जब बोर हो रहा है तो पेरेंट्स को पता चल जाता है कि ये मेरा बच्चा है, इसकी आदत है, ये नॉर्मली इस तरह से बिहेव करता है, अभी ये बैठा हुआ है तो डेफिनेटली ये कुछ सोच रहा है। जैसे बहुत ये एक बड़ी कॉमन सी बात है कि बच्चे एकदम घर में खामोशी हो जाए, छोटे बच्चा जो होता है स्पेशली 2-3 साल का बच्चा खेल रहा होता है, इधर ठक 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 हो रही होती है, और अचानक खामोशी हो जाती है, तो माँ को हमेशा पता चल जाता है कि कहीं कुछ काम ख़राब हो रहा है। और जब आप जाते हैं तो डेफ़िनेटली वो किसी चीज़ में लगा होता है, किसी क्रीम में या लोशन में या कोई ऐसी चीज़ फैला के बैठा होता है, और बिल्कुल खामोश होके अपना बहुत बड़े गौर से वो काम कर रहा होता है। तो जब आप देखते हैं कि आपका प्रॉब्लमैटिक बच्चा है, या जो थोड़ा बहुत आपको मतलब जो हाइपर बच्चा है, वो चुप कर गया है या वो इधर उधर किसी ठक 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 ज़्यादा कर रहा है, अब वो बोर हो रहा है, उसके पास करने को कुछ है नहीं है, उसने अब कोई एक्टिविटी ढूंढनी है, आप उसको अपने पास बुला लें। वो आपके पास आके कुछ नहीं भी करता, लेकिन वो जो कुछ सोच रहा है ना, वो एक दफ़ा डिस्टर्ब होगा। मतलब वो बैठा हुआ है, वो कुछ एक्टिविटी सोच रहा है कि मैंने अपने बहन भाई को कैसे तंग करना है। आपको लगा है कि ये अब बोर हो रहा है, आप उसको बुलाएं कि मेरे पास आओ। लेट्स से आप उसको बुलाते हैं कि बेटा इधर आओ, मेरी बात सुनो, ये मुझे ग्लास पकड़ा जो आप बर्तन धो रही हैं, या ये ग्लास वहाँ रख दो। वो आएगा, हो सकता है वो कहे कि मैंने नहीं करना, या मैं नहीं अभी थका हुआ हूँ ये, लेकिन वो जो वहाँ बैठ के सोच रहा था ना, वो डिस्टर्ब हो गया। अब उसको दोबारा से वो टाइम चाहिए होगा, हो सकता है फिर वो वहाँ से निकलते हुए किसी और एक्टिविटी में लग जाए, उसको किचन में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ जाए, उसको वहाँ से निकलते हुए घर में कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ जाए। तो ये भी एक मतलब ये एक टिप है, इट डजेंट वर्क ऑल द टाइम,
बट आप अपने बच्चों को अपने पास बिठा के उनके साथ बातें कर सकते हैं। आप फारिग हैं तो आप अपने बाकी काम छोड़ के, अपने मोबाइल्स को छोड़ के, जो काम ज़रूरी नहीं हैं उनको छोड़ के आप उनको, बच्चों को अपने साथ लगाएं। कपड़े आयरन करना, कपड़े संभालना, सफाई करना, इन कामों में बच्चों को अपने साथ लगाएं। और इसमें ऐसे मत लगाएं कि उठो ये काम करो। उनको अपने साथ इस तरह से लगाएं कि आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत है और आप उनकी कंपनी इंजॉय करते हैं। कपड़े जब आप तय कर रहे हैं तो आप उनके साथ बातें करें, स्कूल की बातें करें, उनके फ्रेंड्स की बातें करें। बच्चे लुक फॉरवर्ड करें अपनी अम्मी के साथ, अपने अब्बू के साथ काम करने के लिए। हम क्या करते हैं, जब हम काम कर रहे हैं ना, उस टाइम हम अपने बच्चों को बिल्कुल भी अपने करीब बर्दाश्त नहीं करते। उसकी वजह वही वो फ्रस्ट्रेशन होती है जो ऑल द टाइम डांट डांट के बच्चों में भी आई होती है और आप में भी आई होती है। लेकिन अगर आपका हेल्दी रिलेशनशिप होगा तो आप अपने बच्चों को अपने साथ काम में लगाएंगे, वो भी इंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय करेंगे। फादर हैं, उन्होंने बाय लॉन में काम करना है या कोई और काम करना है, गाड़ी का कोई काम कर रहे हैं, तो अपने बच्चे को साथ ले जाए कि आजो हम ये काम करते हैं, आजो मेरे साथ आजो, मदर को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। बच्चों के झगड़े की बात हो रही है कि वो ख़त्म कैसे करें। समटाइम्स वो किसी चीज़ पे लड़ रहे होते हैं, ठीक है, एक चीज़ होती है, वो चाहे खाने की हो सकती है, खिलौना हो सकता है, या कोई कपड़े हो सकते हैं। तो वो उनके ऊपर समटाइम वो थोड़ी होती हैं और बच्चे ज़्यादा हैं और उन पर लड़ाई हो गई है। और हम देखते हैं कि सूरह इनफाल से हम कौन से लेसन्स ले सकते हैं पेरेंटिंग के लिए कि इससे पहले मैं थोड़ी सी इन आयात की हिस्ट्री बता दूं कि जब बदर की जंग हुई तो ये मुसलमानों की सबसे पहली जंग थी। ज़ाहिर है वो फर्स्ट टाइम लड़े इस ऐसे फॉर्मली इन अ वॉर, एंड उसके बाद वो ये जंग जीत गए। और ये जंग जीतने के बाद ऑब्वियसली जो जीतने वाली फौज होती है या जो पार्टी होती है वो बहुत एक्साइटेड होती है। मुसलमान बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने माले गनीमत भी इकट्ठा किया और सब लोग जो हैं वो वहाँ बैठ के अब ये बहुत एक्साइटमेंट में कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, तकसीम कैसे करनी है, ये कैसे होगा। क्योंकि इससे पहले कोई ऐसी अहकामात नहीं आए थे। और जाहिलिया के दौर में क्या होता था कि जो फ्रंट लाइन पे सोल्जर्स लड़ रहे होते थे, ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते थे, और जो जो इकट्ठी करता था चीज़ उसकी होती थी। अब बहुत सारे लोग जो आर्चर्स जो पीछे खड़े होते हैं, जो तीर अंदाज खड़े होते हैं, जो आपके जंग में बैक एंड पे आपकी जो घोड़े हैं या आपकी चीज़ें हैं उनकी हिफाजत कर रहे होते हैं, वो उनका भी तो उतना ही हक बनता है। अब वो उस एक्साइटमेंट में एक किस्म की मतलब बहुत कि ये कैसे तकसीम होगी, ये होगी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार पूछा जा रहा था। तो सूरह इनफाल की चंद आयात नाजिल हुई। ये आपसे इनफाल के बारे में पूछते हैं, इनफाल के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसको कैसे तकसीम करना है या क्या है इसका मसला। कुल लिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, इनसे कहते हैं कि इनफाल अल्लाह के लिए है और उसके रसूल के लिए है। और अल्लाह से डरें और आपस में इस्लाह रखें, आपस में सुलह करें आपस में। तो ये अगर आप इस आया को पढ़ें तो इसमें इसकी बहुत ज़्यादा इसकी वर्ड्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि कुरानिक साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको बहुत सारे वर्ड्स को देखना पड़ता है कि उसका ओरिजिन क्या है और ये क्या है। ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी आया है। और इसके तर्जुमे को जब आप पढ़ते हैं तो ये ऐसे ही है कि ये आपसे इनफाल के बारे में पूछ रहे हैं, उन्हें कहें कि ये इनफाल अल्लाह और उसके रसूल का है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपसे कोई बच्चा आके पूछे ये चीज़ किसकी है, ये चीज़ किसकी है, तो आप बोलें कि ये चीज़ वो लड़ रहे हैं, तो आप कहें कि ये चीज़ मेरी है, छुट्टी करो। आप दोनों लड़ रहे हैं, आप दोनों को पता ही नहीं चल रहा, आप इतने एक्साइटेड हुए हुए हैं, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो ये चीज़ मेरी है और मैं नहीं लूँगी जब तक आप आपस सुलह नहीं करोगे। यहाँ बैठ जाओ, आपस में फ़िक्स करो और ख़ुद डिसाइड कर लो कि ये चीज़ पहले किसने लेनी है या ये चीज़ इस चीज़ की ज़रूरत पहले किसको है। उसके बाद आप देखते हैं कि सूरह इनफाल में 40 आयात के बाद ये हुक्म आया है कि कैसे आपने इनफाल को तकसीम करना है और उसके क्या है। तो सबसे पहले जब वो आपस में झगड़ रहे थे तो अल्लाह ताला ने जो तरीका हमें बताया है वो ये है कि आप सबसे पहले तो अपने आपस में फ़िक्स करें अपने आप को। तो यही काम हम भी कर सकते हैं। जब हमारे बच्चे किसी एक चीज़ पे लड़ रहे होते हैं या किसी दूसरी चीज़ पे, समटाइम्स आजकल की सबसे बड़ी चीज़ें मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, गेम्स हैं, इन्हीं चीज़ों पर बच्चे लड़ते हैं कि ये मेरा टाइम था, ये मेरा टाइम था। टीवी पे समटाइम्स लड़ाई होती है। अब ज़ाहिर है टीवी एक होता है घर में,
तो आप ले लें उनसे चीज़, आप उन्हें बोलें कि ये इस टाइम जो है ना, ये मेरा टाइम है। आप दोनों बैठ जाएँ और सबसे पहले आपस में सुलह करें और आपस में टाइम खुद डिसाइड करें कि इस टाइम किसको ज़रूरत है। कंप्यूटर है तो किसको ज़रूरत है, किसने खेलना है और किसने काम करना है। वो आपस में फिर खुद डिसाइड कर लेते हैं। बच्चे आपस में एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, अभी मुझे ये दे दो, तुम मेरी फ़लाँ चीज़ ले लो। आपको अपनी इतनी एनर्जीज़ वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको अपनी सुलह सफाई खुद करने दें। हम क्या करते हैं कि हम एम्प्टी थ्रेट्स देते हैं। मैं ये चीज़ ले लूँगी, अगर बच्चे लड़ रहे हैं किसी चीज़ पे, टीवी पे ले, मैं आग लगा दूँगी, मैं ये ले लूँगी, मैं 10 दिन के लिए ले लूँगी, अगले पूरे छुट्टियाँ तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन मोबाइल या कंप्यूटर दूसरे दिन तो क्या, शाम को भी उनके पास होता है। हमारी खाली धमकियाँ जो होती हैं, बच्चे इसीलिए उनको सीरियस नहीं लेते। इसीलिए शुरू में मैंने कहा था कि पेरेंटिंग की एक बेस्ट टिप है कि आपने जो कुछ भी करना है, उसके बारे में आप कंसिस्टेंट रहें। जब आपने कुछ कह दिया है, बच्चों को पता होना चाहिए कि मेरी अम्मी को गुस्सा आ गया और अगर उन्होंने कह दिया कि 10 दिन के लिए मोबाइल मैंने ले लेना है, तो फिर 10 दिन के लिए ले लेना है उन्होंने, उन्होंने फिर मुझे वापस नहीं देना। अगर उन्होंने शाम तक ले लिया मुझसे, तो फिर शाम तक उन्होंने मुझसे ले लेना है। आखिर में इसको मैं एक दफ़ा समराइज़ करती हूँ कि बच्चों के जो झगड़े होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। वो दिन में 10 बार लड़ें या 15 बार, लेकिन आपका 10-15 बार डांटना बहुत ही एबनॉर्मल है। बच्चों को उनके झगड़े खुद सॉल्व करने दें। आप उनमें सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट का रोल अदा किया करें। उनको बैठा कर उसके दरमियान में एक सुलह कराने वाले का रोल अदा किया करें, उनकी बात सुना करें और उन्हें कहें कि आप अपने आप को ऐसे फ़िक्स करें। कुरान की रोशनी में भी हमने देखा कि यही तरीका हमें अल्लाह ताला ने भी बताया है और ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ये चीज़ आप बहुत इफ़ेक्टिव होती है आपकी अपनी सेहत के लिए, आपकी अपनी मेंटल सेहत के लिए, बच्चों के और आपके रिलेशनशिप के लिए। थैंक यू वेरी मच।